जब कुकी नागा में जब फाइट शुरू हुई थी तब भी उनके पास अपने अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अपनी समुदाय के लोग जो हैं वो हथियार उठा लेते हैं। पर अगर आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशनल हथियार हैं, ये इनको हम हथियार मानते ही नहीं हैं और ये हमारे कस्टम्स में है। पर अब वो जो कस्टमरी जो इनके वेपन्स होते थे, जो भी औजार वगैरह होते थे, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। स्मगलिंग से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, काला बाज़ार से आ रहे हैं। तो एक जो सिविल सोसाइटी का के हाथ में इतना सारा गन्स होना, ये एक बहुत चिंता का विषय है। जिसको जब मन में आ रहा है गोली चला रहे हैं, तो एक आप कह सकते हैं दिस इज़ लाइक दीज आर साइंस ऑफ एनार्की। और ऐसा हम और देश के किसी पार्ट में देखते नहीं हैं कि लोग आराम से गन लेके घूम रहे हैं और उनको सोसाइटी का भी सपोर्ट है। और ये सपोर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि मे बी आपको सिस्टम में या फिर गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो एक एक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है वहाँ पे। और जब आई हेट टू से दिस, बट जब 1 साल प्रेसिडेंट्स रूल था तब इस चीज़ में काफ़ी कमी आई थी, काफ़ी लोगों की धरपकड़ भी हुई थी और वायलेंस भी काफ़ी कम हो गया था। जैसे गोलियों की आवाज़ हमने तो कभी सुनी नहीं थी इतने सालों में, पर हमारे बच्चों को अब पता है तो वो रात को एकदम से उठ जाते हैं डर के मारे कि गोली चली। एंड मतलब वो उनके जहन में मतलब एक ना वो नॉर्मलाइज सा हो गया है वहाँ पे, जो कि होना नहीं चाहिए। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम सिर्फ मणिपुर को खबरों में देखते हैं। कभी क्लैश की न्यूज़, कभी डेडली वायलेंस की न्यूज़। आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ कुकी, मैती और नागा की लड़ाई है आपस में? इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का क्या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? ये अचानक से जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे शुरू हुई, उसका रीज़न क्या है? आज ये सब हम समझने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय मिस विजेता सिंह। शी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट। इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी और मणिपुर को काफ़ी क्लोजली कवर किया है। ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट्स नहीं लिखते, इनके सोर्सेज हैं, इनके लोग हैं जिनसे वो वहाँ बात करती हैं। तो आज आई एम सो डिलाइटेड टू हैव विजेता इन द स्टूडियो फॉर दिस वेरी न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। हेलो विजेता। थैंक यू सो मच दीक्षा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। विजेता, मैं आपसे अगर समझना चाहूँ, नॉट जस्ट मी, फॉर एवरीबडी, जो लोग यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, जो सिर्फ खबरें देखते हैं, वो भी जो एक आधा खबरें कभी आ गई टीवी पे या पेपर में कि मणिपुर में क्लैशेस हो रहे हैं, तो अगर आप किसी को ऐसे इंसान को समझाना चाहें तो आप क्या समझाएंगे कि मणिपुर में आखिर पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? तो थोड़ा हम पीछे चलते हैं। ये जो पूरा वायलेंस है वो मई 3, 2023 को शुरू हुआ और पहले 4 महीने में अभी तक मणिपुर में 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है, अराउंड 300। उसमें से 175 जो थे वो पहले 4 महीने में ही उनकी किलिंग वगैरह हो गई और वायलेंस जो सबसे ज़्यादा पीक पर था। और इसका थोड़ा हम और पीछे जाना चाहिए हमें। एक मणिपुर हाई कोर्ट ने एक मणिपुर गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया था, डायरेक्शन दिया था एक पिटिशन के ऊपर। एक मेती ग्रुप ने एक वहाँ पे पिटिशन डाला था हाई कोर्ट में कि मेतीज़ का भी इंक्लूजन होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में। तो कोर्ट ने बस ये पूछा था कि इस पर आपका क्या कहना है, आप इसको रेकमेंड करिए और आप हमें इस पे जवाब दीजिए। तो ये जो ऑर्डर था मणिपुर हाई कोर्ट का, ये ऑर्डर तो बहुत पहले आ गया था, आई थिंक मार्च में। पर उसके बाद फिर जब लोगों को इसका ग्रेविटी पता चली कि इस ऑर्डर से क्या होगा, जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने एक रैली का अनाउंस किया जो 3 मई को हुआ। और उस रैली में चूराचांदपुर में वायलेंस शुरू हुआ, जो कि अब और जगह भी फैल गया है। सो मणिपुर में मैं पहले बता दूं कि 3 मेजर कम्युनिटीज़ हैं। मेतीज़ जो नॉन ट्राइबल हैं, कुकीज़ और नागाज़। सो कुकीज़ में बहुत सारी और कम्युनिटीज़ आती हैं, पाइते आती हैं, जो एक कॉन्ग्लोमरेट हम कह सकते हैं, बिकॉज उन सबकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। 34 ट्राइब्स हैं मणिपुर में। ओके। नागाज़ में भी सब मिला के 34 ट्राइब्स हैं। सो ये ट्राइब्स जो हैं ये मोस्टली हिल्स में रहते हैं और वैली में भी रहते थे, क्योंकि इम्फाल इज़ द स्टेट कैपिटल और वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं।
तो ये पूरा मिला जुला वहाँ पे, मतलब इट्स अ यूनिक स्टेट जहाँ पे इतनी सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं। वहाँ पे मारवाड़ी भी रहते हैं, वहाँ पर यूपी के लोग भी रहते हैं, वहाँ पर नेपाली भी रहते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन इट यूज्ड टू बी। पर जब मई 3 हुआ उसके बाद जो कुकीज़ समुदाय के जो लोग हैं, उनको इम्फाल से पलायन करना पड़ा और वापस जाके हिल में रहना पड़ा। और जो हिल्स में जो फुट हिल्स जो मेतीज़ रहते थे, उनको फिर वो अपना अपना घर छोड़ छाड़ के वैली मतलब इम्फाल में आके रहना पड़ा। तो इस तरीके से 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। और अभी भी उसमें आई थिंक 12-13 हज़ार ही अपने घर वापस सके हैं। बाकी सब लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मेनलैंड इंडिया में बैठा हुआ इंसान है, उसको हमेशा ये समझ में आता है कि ये समझ में आता है कि क्रिश्चियन और हिंदू के बीच की लड़ाई है। तो आप क्या उसे ये समझा सकती हैं कि ये एक रिलीजियस लड़ाई है, कि क्रिश्चियन और हिंदू के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ये एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है कुकीज़, नागाज़ एंड मैतीज़ के बीच में? हाँ, तो एक तो मुझे ऑब्जेक्शन है इस मेनलैंड वर्ड से, क्योंकि मणिपुर उतना ही इंडिया का पार्ट है जितना दिल्ली है। और अगर आपको रेफ़र करना है तो हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। पर ये जो लड़ाई जो आप कह रही हैं रिलीजियस है, ये अगर आप होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान सुने, जब वो वायलेंस के तुरंत बाद गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि दिस इज़ एन एथनिक क्लैश, ये रिलीजियस फाइट नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि जो कुकीज़ जो हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, नागाज़ भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, फेथ। तो अभी जो रीसेंट जो वायलेंस हो रहे हैं नागाज़ और कुकीज़ में, वो दोनों क्रिश्चियन हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजियस फाइट थी मेतीज़ और कुकीज़ के बीच। ये जो होम मिनिस्टर का बयान भी आया था पार्लियामेंट में भी, उन्होंने कहा कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इससे एंग्जाइटीज़ ट्रिगर हुई नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, कि हमारा जो अधिकार है, जो कोटा मिलता है, जो रिजर्वेशन मिलता है, अगर और लोग आ जाएंगे इसमें तो वो चला जाएगा। तो वो एंजाइटीज़ के चलते इतना वायलेंस स्पाइरल हो गया। तो ये कहना कि ये एक रिलीजियस फाइट है, मुझे नहीं लगता ये सही है। क्योंकि ऑल जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये एथनिक फॉल्ट लाइंस ही हैं, और ये एथनिसिटी पे ही इनकी लड़ाई चल रही है, जो ट्राइबल जो स्टेटस है उसके लिए। आपने क्योंकि एथनिक क्लैशेस का नाम लिया और आपने कहा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, तो मैं आपको वहीं पे ले जाना चाहती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स, कि अगर आप थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे पाएँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक 2023 में लोगों को एनजाइटी हुई और ट्रिगर हो गया वायलेंस। इससे पहले भी क्या कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, इससे पहले 1990 के दशक में नागा और कुकीज़ के फिर से पहले क्लैशेस हुए थे। उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन किया था कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, जो कि अभी तक चला आ रहा है। और उसके हिसाब से उनको एक अपना ऑटोनमस काउंसिल वगैरह मिलना था, एक जो कुकी समुदाय है, जो कुकी बाहुल्य एरिया है, उनको गवर्न करने के लिए। और उसके बाद तो उसके बाद थोड़ा सा उस टाइम भी मेतीज़ ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी दोनों कम्युनिटीज़ को मतलब जो झगड़ा है कम करने के लिए। और इस बार जब मेती और कुकीज़ के बीच में ये क्लैशेस हुए, तब नागाज़ ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। देवर इक्विडिस्टेंट, दे हैड मेंटेन दियर न्यूट्रलिटी। और उन्होंने कहा था कि हम मतलब दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लाने के लिए जो भी है वो करेंगे। एंड एक्चुअली नागाज़ कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। अभी जो क्लैश वो चल रहे थे वायलेंस, तो ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। और वो जो संधि थी सू ग्रुप्स जिनको कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप, और भारत सरकार की और मणिपुर गवर्नमेंट की, वो चलती आ रही थी। पर 2024 में मणिपुर गवर्नमेंट जब थी, उस टाइम बीरेन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने इसको वो हर साल एनुअली रिन्यू होती है मार्च में, फरवरी 28-29 को। तो वो उन्होंने उसको रिन्यू करने से मना कर दिया। अच्छा, ये पैक्ट ये है क्या कि ये जो 24-25 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कुकी समुदाय के, ये लोग एक कैंप में रहेंगे, इनका जो वेपन्स हैं ये लॉक एंड की में रहेगा, और इनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर होंगी, और इनके कार्डर्स को कुछ नॉमिनल अमाउंट जो है सस्टेनेंस के लिए वो हर महीने मिलेंगे, टिल द टाइम इनका पॉलिटिकल सेटलमेंट, जो भी इनका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट और चल रहा है, वो फाइनलाइज ना हो जाए।
तो बीरेंद्र सिंह की सरकार ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया था, तो ये लिम्बो में रहा क्योंकि बीरेंद्र सिंह की सरकार को ये लगता था कि जो फ्री बॉर्डर है, मतलब म्यांमार और इंडिया का, अभी तक फेंस नहीं है, अभी फेंसिंग शुरू हुई है उसके, क्योंकि कुकी लोग म्यांमार में भी रहते हैं, नागाज भी म्यांमार में रहते हैं, फैमिलियल टाइज़ है, तो उनको लगा कि वहाँ से लोग आर्म्ड ग्रुप्स वहाँ से एंटर करते हैं और वैली और के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और वायलेंस हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। फिर भारत सरकार ने इस पे बहुत सारे नेगोशिएशन किए और ग्राउंड रूल्स को फिर से उन्होंने रिवाइज़ किया और स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स बनाए कि अगर आप ये करेंगे तो हम फिर से आपका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और जो आपको अभी तक संरक्षण मिला हुआ है पुलिस केसेस से वो सब फिर हट जाएंगे। तो एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ 2025 सितंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विजिट के कुछ दिनों पहले ही। अच्छा। तो वो एक रन अप में एक हुआ था। और जैसे आपने म्यांमार का नाम लिया, मैं म्यांमार पे भी आना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने बताया वहाँ पे 3 बेसिक ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी। मैंने ये भी पढ़ा है कि वहाँ पे जितनी बेसिक ट्राइब जो ट्राइब्स हैं बेसिकली, उन सब के पास अपनी एक आर्म्ड मिलिशिया है। उसका रीज़न क्या है? हाँ, तो ये है कि वहाँ पे वो उनको आर्म्ड मिलिशिया नहीं कहते हैं, वो उनको विलेज वॉलंटियर्स कहते हैं। ओके। तो ये जब कुकी नागा में जब फाइट शुरू हुई थी, तब भी उनके पास अपने अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अपनी समुदाय के लोग जो हैं वो हथियार उठा लेते हैं। पर अगर आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशनल हथियार हैं, ये इनको हम हथियार मानते ही नहीं हैं और ये हमारे कस्टम्स में है। पर अब वो जो कस्टमरी जो इनके वेपन्स होते थे, जो भी औजार वगैरह होते थे, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, स्मगलिंग से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, काला बाज़ार से आ रहे हैं। तो एक जो सिविल सोसाइटी का के हाथ में इतना सारा गन्स होना, ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है, फिर जी। वहाँ पे फिर पुलिस का क्या काम और असम राइफल्स का क्या काम। तो आपको जैसे पता होगा कि मई 3 2023 के बाद जब वायलेंस हुआ था तो 6,000 से ज़्यादा पुलिस के वेपन्स लूटे गए थे जी। आर्मरीज से, जी। और उसमें से अभी तक 70% ही वापस आ पाए हैं और लैक्स ऑफ एम्यूनिशन भी गायब है। जी। तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अभी, और गवर्नमेंट हमेशा से यही जोर दे रही है कि पहले डिसआर्मामेंट करो, वेपन्स को जमा करो, वेपन्स को सरेंडर करो, उसके बाद ही आगे कोई बात होगी। क्योंकि वेपन्स हाथ में रहेंगे तो कभी भी वायलेंस ट्रिगर हो सकता हाँ, है। तो उसी से हो रहा है, जिसको जब मन में आ रहा है गोली चला रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं दिस इज़ लाइक दीज आर साइंस ऑफ एनार्की। और ऐसा हम और देश के किसी पार्ट में देखते नहीं हैं कि लोग आराम से गन लेके घूम रहे हैं और उनको सोसाइटी का भी सपोर्ट मिलता है। है। और ये सपोर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि मे बी आपको सिस्टम में या फिर गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये ट्रस्ट क्यों नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बनता है। गवर्नमेंट को मुझे लगता है आगे आके कुछ और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि एक कम्युनिटीज़ में एक ट्रस्ट बने, कि न्यूट्रलिटी बने, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी। एक कम्युनिटी कहती है कि ये वाला फोर्स ख़राब है, दूसरी कम्युनिटी कहती है कि ये वाला फोर्स ख़राब है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी वहाँ पे काम करना आसान नहीं है, बहुत सारे एलिगेशंस लगते रहते हैं। सो एक समन्वय सा कैसे बने, सेंटर टेबल पे लोग कैसे आए? हाँ, वो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, पर कम्युनिटीज़ को भी उसमें थोड़ा सा अपना जो इनहिबिशंस हैं और जो शक है एक दूसरे के। देखिए, हम यहाँ बैठ के बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि तुम सब भूल जाओ, बट अल्टीमेटली करना तो उन्हीं को है ना, उनके साथ बीती है, उनके घर जलाए गए हैं, उनके लोगों को मारा गया है। तो वो ट्रस्ट कैसे आएगा, कब आएगा? 3 साल से तो हम देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या कोई इसको इंस्टिगेट कर जा रहा है वायलेंस, या कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है वायलेंस ख़त्म हो। आपने जैसे बोला कुछ लोग इंस्टिगेट करते हैं, तो मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि क्या कोई फॉरेन पावर भी इन्वॉल्व है आपकी समझ से? मेरे पास कोई ऐसा हार्ड एविडेंस तो नहीं है, बट इफ़ यू स्पीक टू फॉर्मर CM एन बीरेन सिंह, उनका ये कहना था कि बॉर्डर पार से आर्म्ड ग्रुप्स आते हैं और वो जो है ये वायलेंस कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंडिया म्यांमार बॉर्डर का मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं। ब्रिटिशर्स ने एक लाइन खींच के चले गए। नागा फैमिली भी रहती हैं उधर, उधर भी नागा फैमिलीज़ रहती हैं, कुकी फैमिलीज़ उधर भी रहती हैं, मेतीज़ का भी यही हाल है।
तो अब उन्होंने जैसे कि फैमिलीज़ के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, तो इतने फेमिलियर और उनके एथनिक टाइज इतने स्ट्रांग हैं, तो एक डिसीजन लिया गया था कि इसको अभी फेंस नहीं करेंगे, फ्री बॉर्डर मूवमेंट रखेंगे। रेजिम यहाँ पे रहेगा। बट फ्री मूवमेंट रेजिम से क्या हुआ कि अनचेक्ड है बॉर्डर। तो ये सब वायलेंस के बाद 2024 मार्च में होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि हम पूरे बॉर्डर को फेंस करेंगे। ओके। बहुत ही डिफिकल्ट बॉर्डर है पर हम फेंस करेंगे। Okay. 1643 किलोमीटर 1643 काफी किलोमीटर का लंबा बॉर्डर बॉर्डर है। है। तो अब जब तक बॉर्डर फेंस नहीं होता है, उन्होंने बोला कि हम गेट्स लगाएंगे। अच्छा। और पहले क्या था, एफएमआर के बीच आप 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ आराम से मूवमेंट कर सकते थे, पर उसका कोई एक प्रोसीजर फॉर्मलाइज नहीं था। कोई कभी कोई आई कार्ड कोई सिक्योरिटी फोर्स मान लेती थी, असम राइफल्स है वहाँ पे बॉर्डर पे, और तो ऐसे कुछ फॉर्मलाइज नहीं था। तो अभी क्या हुआ, वायलेंस के बाद 2024 दिसंबर में एक पूरी गाइडलाइंस आई अच्छा। कि गेट्स बनेंगे, ओके। बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे जो लोग जा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली इधर रहती है, इट्स अ यूनिक बॉर्डर, आप सोचिए कहीं भी अगर आपको नेपाल के अलावा अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, आपको पासपोर्ट दिखाना है। यहाँ पे पासपोर्ट नहीं दिखाना है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड एनेबल्ड कार्ड्स मिलेंगे जो असम राइफल्स देती है वहाँ पे, जो बेसिकली टेक्नोलॉजी। हाँ गेट्स मैन करती है। सो जो भी आ रहा है और जो भी जा रहा है उसका बायोमेट्रिक सारा डेटा एक डेटा मतलब फीड हो रहा है अच्छा। गवर्नमेंट के पास। पहले ऐसा कुछ था नहीं, और था कि आप 7 दिन के अंदर आपको वापस जाना है, और अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको अपना विजिट, तो आपको जो अधिकार जो है जहाँ से आप आए हैं जिस गेट से, वहाँ से आप परमिशन ले लीजिए। ओके। तो एक तरह से एक चेक रखने के लिए। Okay. बट वो गेट्स भी जो हैं अभी हर जगह ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। ओके। और तो इस तरीके से एक रेगुलेशन की तरफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर बढ़ रहा है, और थोड़े प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमारी फैमिलीज़ के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो, तो ये नहीं होने दो। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये फेंसिंग बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब से वायलेंस वहाँ पे ट्रिगर हुआ है, तब से हर, चाहे वो सफरिंग एंड पे हो, चाहे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के एंड पे हो, महिलाओं ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो विमेन ऑफ मणिपुर, हाउ आर दे डीलिंग विद दिस, और उनका क्या रोल है इस पूरे जो सिनेरियो में जो पिछले 3 साल से चल रहा है? देखिए, वहाँ की विमेन जो हैं वो बहुत ही मतलब हेड स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मतलब जुझारू किस्म की हैं। तो अगर कहीं कोई गलत होता है तो वो सबसे पहले वही सामने आती हैं। वहाँ पे एक मार्केट है इम्फाल में, अच्छा। ईमा मार्केट करके, वो सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। अच्छा। एक अपनी तरह में एक अलग, मतलब महिलाएं एक प्रधान भूमिका में रहती हैं वहाँ पे। और अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा लीड लेती हैं। ओके। तो महिलाओं का एक काफ़ी अहम भूमिका है वहाँ पे। और जो उनकी मदर्स होती हैं वो जब कुछ ऐसा वायलेंस होता है तो गवर्नमेंट उनसे भी मतलब बातचीत के लिए उनको बुलाती है। तो गवर्नमेंट भी उनको इंक्लूड करती हाँ। है इन दी पीस बिल्डिंग। यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, अगर हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे सीआरपीएफ भी डिप्लॉयड है, वहाँ पे असम राइफल्स भी है, और वहाँ पे इंडियन आर्मी की भी कुछ टुकड़ियाँ डिप्लॉयड हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस क्या भूमिका निभा रही हैं? हाँ, सेंट्रल फोर्सेस का एक बहुत अहम भूमिका है वहाँ पे, क्योंकि जब वायलेंस हुआ तो जो पुलिस भी जो थी वो कम्युनिटी लाइंस पे डिवाइड हो गई थी। ओके। तो जो कुकी पुलिस वाले हैं उनको हिल्स में भेज दिया गया, जो मेती पुलिस वाले हैं वो वैली में ही रहे। और जब आप देखेंगे, जब होम मिनिस्टर गए थे पहली बार तो उस टाइम जो डीजीपी थे वो एक कुकी समुदाय से थे। अच्छा। सो जब वो यहाँ से गए हैं इम्फाल से, जब होम मिनिस्टर पहुँचे हैं, एक कोई हिल डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो वहाँ तक उनके साथ मेती पुलिस वाले थे, और बॉर्डर पे फिर वो डीजी ज्वाइन करते हैं। ओके। तो इस टाइप का सिस्टम था। तो उसके बाद फिर यहाँ से राजीव सिंह जो त्रिपुरा काडर से थे, उनका काडर ट्रांसफ़र करके उनको वहाँ पर भेजा गया था मणिपुर में। ओके। क्योंकि बहुत चीज़ों पुलिस भी, मैं जैसे मैंने बताया, एथनिक लाइन्स पर डिवाइड हो गई थी। ओके। और फिर वो ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वाइसी वर्सा, क्योंकि उनको जान का खतरा था नेचुरली। ओके। तो उस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया,
क्योंकि अगर ये हिल्स हैं, ये वैली है, तो ये जो बफर जोन जो होते हैं, जो जहाँ पे मर्ज करते हैं हिल्स और वैलीज, वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग रहते थे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वायलेंस के टाइम। तो उन दोनों कम्युनिटीज़ कभी यहाँ से झगड़ा हो रहा है, कभी यहाँ से झगड़ा हो, उनको दूर रखने के लिए बफर जोन्स बनाए गए जिसमें सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया, जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, उनको लगाया गया ताकि ये दोनों कम्युनिटीज़ आपस में ना लड़े फॉर द टाइम बिंग। बट वो बफर जोन जो है वो अब परमानेंट टाइप का हो गया है। जो अगर आप NH2 की बात करें, जो इम्फाल को नागालैंड से कनेक्ट करता है, और एक बहुत की रोड है ये जो रोड है ये जाता है कांगपोकपी, सेनापति जो कि नागा एरिया है, कांगपोकपी जो कि कुकी एरिया है, और नीचे इम्फाल जो कि मेती एरिया है, और ऊपर फिर असम से कनेक्ट करता है। तो जो मणिपुर की जो एसेंशियल सप्लाईज हैं बाई रोड, वो इसी रोड से आती हैं, और ये रोड हमेशा कोई ना कोई कम्युनिटी ब्लॉक करके रखती है। अभी कुछ दिनों तक, फरवरी मार्च तक, तो इस पे मेथी लोग जा नहीं पा रहे थे, छुपा के जाते थे, क्योंकि उनको जान का खतरा होता था, कुकी मतलब ऐसा वो कहते थे कि कुकी ग्रुप से। और कुकी ग्रुप का कहना है कि हमने कभी ये रोड ब्लॉक ही नहीं किया, जिसको यूज़ करना है करे अपने रिस्क पे। बहुत ही ओपन स्टेटमेंट है ये। हाँ, अपने रिस्क पे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ये करती थी कि जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई है वो कॉन्वॉयज में जाते थे, वो इंश्योर करते थे कि कोई ब्लॉक ना करे। अब क्या हुआ है कि जब कुकी और नागा के क्लैशेस शुरू हुए, थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ, उखरुल इस तरफ है, तो उसका असर दिखा इस हाईवे पे दोबारा। तो अब जो कुकी एरिया जो बीच में पड़ गया है, उसको इधर से नागा एरिया ने ब्लॉक कर रखा है, उनको सामान नहीं जाने दे रहे हैं। इधर से भी नागा ग्रुप्स हैं और मेती ग्रुप्स हैं। तो अब वो वहाँ पे जो चीज़ों के जो दाम थे वो बहुत बढ़ गए। LPG 5,000 का हो गया एक, चावल मिल नहीं रहा है, तो एसेंशियल सप्लाईज बेसिकली, तो वो उनको वो दिक्कत आने लगी। और फिर अब जो कुकी जो समुदाय के लोग हैं, अब वो बाई रोड तो ऊपर जा नहीं सकते सेनापति टू, अगर उनको आउटसाइड द स्टेट जाना है, तो देन दे स्टार्टेड यूजिंग द एयरपोर्ट इम्फाल, जो कि वो अब तक नहीं यूज कर पा रहे थे। तो अब उनको खबरों में भी आया था। हाँ, उनको वो स्टेट प्रोटेक्शन अब देता है, और वो वहाँ से एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर जाते हैं। ओके, दिस ऑल्सो इन योर ओपिनियन, वेरी ब्रीफली, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊँगी, इन योर ओपिनियन डज दिस रिफ्लेक्ट नॉर्मलसी रिटर्निंग बैक टू द स्टेट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपको अभी भी पुलिस प्रोटेक्शन में जाना पड़ रहा है एक कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को, और एक कम्युनिटी जो है वो रोड एक्सेस ही नहीं कर पा रही है, व्हाट काइंड ऑफ नॉर्मलसी इज दिस? ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड एयर ट्रैवल। ट्रू। आपको कहीं जाना है तो सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ्लाइट से ही जाएं, और फ्लाइट्स भी अब कम हो गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम काफ़ी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ गई थी, पर अब आई थिंक फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसको नॉर्मलसी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेथी लोग वो हाईवे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुकी लोग भी वो हाईवे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नागा लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये किस टाइप की नॉर्मलसी है? वेरी ट्रू। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम देखें, आपने जैसे बताया कि हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम बहुत ही प्लेन सिंपल किसी के समझने के लिए समझाएं, जो कि दिल्ली में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, बैंगलोर में बैठा है, मणिपुर कितने साल पीछे चला गया है? जब प्रधानमंत्री गए थे सितंबर 13, 2025 को, तब मैं वहाँ गई थी, तो मैंने बहुत सारे ट्रेडर कम्युनिटी के लोगों से बात की थी। तो वो तो कह रहे थे कि हमने मतलब एक्सपैंड करना बंद कर दिया बिजनेस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप मणिपुर में जाए तो वहाँ गवर्नमेंट ने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है कि आपको अगर कोई एक्सटॉर्ट कर रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए और हमें बताइए, रिपोर्ट करिए। हाँ, तो एक एक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है वहाँ पे। और जब आई हेट टू से दिस, बट जब 1 साल प्रेसिडेंट्स रूल था, तब इस चीज़ में काफ़ी कमी आई थी, काफ़ी लोगों की धरपकड़ भी हुई थी, और वायलेंस भी काफ़ी कम हो गया था 1 साल के भीतर। तो उस टाइम काफ़ी लोग के अरेस्ट हुए थे और आर्म्स वगैरह काफ़ी रिकवर हुए थे। तो उसमें कॉमन कंप्लेंट जो ट्रेडर कम्युनिटी का था वो यही था कि एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है यहाँ पे, कुछ नया खुल नहीं रहा है, और उस पे से इतना एक्सटॉर्शन। बट उसका एक फ्लिप साइड ये भी है, चूड़ाचांदपुर में गई थी। चूड़ाचांदपुर थोड़ा, अगर आप, ये वैली है तो चूड़ाचांदपुर थोड़ा साउथ में आता है, और वो थोड़ा मिजोरम के तरफ है। तो उन्होंने अपनी एक पैरेलल एक इकोनॉमी वहाँ पे खड़ी कर ली है। सो दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन इम्फाल एनी मोर। अच्छा। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, वहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, मैंने देखा,
और काफ़ी शॉप्स वगैरह मतलब जो पहले नहीं होते थे बिकॉज उनको लगता था कि इम्फाल तो है ही पास में चले जाएंगे। तो अब वो क्या है कि अब वो जो अपना जो सप्लाई लाइन है वो आइजॉल से कनेक्ट करके ओके और दे डोंट वांट टू कम दिस साइड, ओके ओके सो उनका जो है वो सारा उधर ही का चल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो लेड टू लाइक न्यू बिजनेस Area. अपॉर्चुनिटीज एरिया वाइज मतलब ओके पॉकेट्स में। बट इम्फाल के लिए ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नॉर्मलसी आए तो लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए, जॉब्स भी होने चाहिए, काम भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट होना हाँ, चाहिए। अगर अगर आपकी नॉर्मलसी आएगी नहीं, वायलेंस चलता रहेगा तो कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन बिजनेस करना चाहेगा। वेरी ट्रू। मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि स्टेट में इतना वायलेंस चल रहा है, वहाँ के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी एजुकेशन, वो कितनी सफ़र कर रही है। हाँ, मैं उसी पीरियड का बात बताना चाहूँगी कि मैं एक फैमिली से मिली, वो कह रहे थे कि उसे गोलियों की आवाज़ हमने तो कभी सुनी नहीं थी इतने सालों में, पर हमारे बच्चों को अब पता है तो वो रात को एकदम से उठ जाते हैं डर के मारे कि गोली चली। एंड मतलब वो उनके जहन में मतलब एक ना वो नॉर्मलाइज सा हो गया है वहाँ पे, जो कि होना नहीं चाहिए। मतलब इतना गन कल्चर वगैरह देखना, वो आपको पता होगा कि मणिपुर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर भी है। जी जी। सो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी फुटबॉल क्लब्स खुले हुए हैं, लोग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सो ऑल दिस गेट्स हैम्पर्ड जब इस तरीके की वायलेंस होते हैं, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव तो पैदा करता ही है कम्युनिटीज़ में। एक एक काइंड ऑफ ना फ्रिक्शन रहता है कि टेंशन सा कि कब कुछ हो जाए, कब बंद हो जाए, कब गोली चलने लगे, कब पत्थर चलने लगे। मैं आपसे एक चीज़ और, क्योंकि हम अब एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, तो मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि अगर कल गवर्नमेंट वहाँ पे नॉर्मलसी ले भी आती है बाय रूल ऑफ लॉ, तो आपको लगता है कि ये कम्युनिटीज़ में आपस में फिर से वही प्रेम या नॉर्मलसी वापस आ पाएगी? आई मीन वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा होना चाहिए कि जब कम्युनिटी साथ में बैठेंगी तभी नॉर्मलसी आएगी वहाँ पे। ये पुलिस के करने से या फिर उसके करने से नहीं होगा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो आप उनके परपिट्रेटर्स को पकड़ो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, सो दैट लोगों में विश्वास आए कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें जस्टिस मिलेगा। आज भी अगर आप जैसे रेस्ट ऑफ द इंडिया में कहीं भी अगर आप कहते हैं कि किसी के साथ कुछ क्राइम हो तो सब यही कहते हैं सबसे पहले मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ। तो वो ट्रस्ट तो है ना, तो वो ट्रस्ट, वैसा ट्रस्ट उन कम्युनिटीज़ में भी आना चाहिए कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ओके। तो वो ट्रस्ट मुझे वहाँ पे दिखता नहीं है बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल विद देयर कम्युनिटी, जो गार्डियंस हैं उनके, जो आर्म्ड गार्डियंस हैं। तो ऐसा तो कहीं डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। तो द कम्युनिटीज़ हैव टू कम टुगेदर एंड उनको आपस में बात करके तभी आएगा। पुलिस का बहुत अहम भूमिका है कि वो जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े और एक मैसेज दे सोसाइटी को कि ये नहीं चलेगा। तो उसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, एक विश्वास सा आता है। तो इसमें पुलिस की अहम भूमिका है, बट सिर्फ पुलिस की ही भूमिका नहीं है। ये एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इनिशिएटिव की भी ज़रूरत है इसमें। ओके। एंड लास्ट में विजेता, अगर आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें, स्पेशली अगर कोई बैठ के मणिपुर में इस वीडियो को देख रहा है, आप उसको कोई अगर मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, तो आप क्या मैसेज देंगी? मैंने जितना कवर किया है मणिपुर को, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, एंड दे टू इमोशनल, वेरी इमोशनल पीपल। और एक जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर भी, जो एक दूसरे को जो वो नाम लेके बुलाते हैं, एक कम्युनिटी को गंदे गंदे नाम लेते हैं, मतलब उनको सोचना चाहिए कि हम सब एक ही कंट्री के पार्ट हैं। एंड आप किसी ने अगर क्राइम किया है तो आप पूरी कम्युनिटी को मतलब उस नज़र से देखना, एक पूरी कम्युनिटी को ब्रांड कर देना कि ये तो नार्को टेररिस्ट है और ये तो ऐसे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे असहज करता है। ये थोड़ा सा वही है कि अब उनको आपस में बात करने। अच्छा, आप ये भी सोचिए कि जब वो सेम कम्युनिटीज़ दिल्ली में आती हैं तो वो आपस में आराम से रहती हैं, एक ही स्टेट से हैं, तो ब्रदरहुड है। हाँ, मतलब आराम से, मतलब मुझे कई लोग बताते हैं कि हम तो आपस आराम से बैठे थे, साथ में बैठे थे। आई एम श्योर, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रही हूँ उनका पेन, बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे सहा है। मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं नहीं रह सकती जैसे उस कंडीशंस में। मैंने देखा है रिलीफ कैंप्स में औरतें कैसे रहती हैं, कपड़ा लगाकर, और मतलब बाथरूम बाहर है, दरवाजे नहीं हैं,
एक कई बच्चे तो रिलीफ कैंप में ही पैदा हुए हैं। ओके। तो आप सोच सकते पहले उनका जो लोग पेन हाँ अपने घर में रहते थे, तो वो पेन तो हम कभी सोच ही इमेजिन नहीं नहीं सकते कर हैं सकते। कि क्या उनके पे बीती है। पर हाँ एक फॉरवर्ड तो जाना ही है अब उसको लेके, या कुछ लोग इसको इस पेन को लिंगर ऑन कराना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि इससे हमें आगे बढ़ना है। व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन? हम्म। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बट इट इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। वेरी ट्रू। सो विजेता, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट को हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की एक बहुत कोशिश करी है। जैसा कि आपने बताया कि मणिपुर बहुत ही डाइवर्स स्टेट है, और आई होप कि आपकी इस कॉन्वर्सेशन और मेरी इस कॉन्वर्सेशन से व्यूअर्स को ये समझ में आए कि मणिपुर में एक्चुअली हो क्या रहा है। सो थैंक यू सो मच विजेता फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड टुडे। एंड व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और स्टेट के ऊपर भी चर्चा करें तो आप उसको भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीक वील कम बैक विद एनी अदर सवाल, किसी और सवाल के साथ लौट कर आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैटर करता है। टिल देन, थैंक यू सो मच विजेता। थैंक यू सो मच।